दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने TGT और PGT का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसका नाम है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से जितने भी आज तक TGT और PGT में प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनको लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा श्रीगुप्त, तीसरा रामगुप्त और चौथा घटोत्कच। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। तो आपको बताना है कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? पहला है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। पहला है 319 ईस्वी, दूसरा पहला है 219 ईस्वी में, दूसरा है 319 ईस्वी में, तीसरा है 606 ईस्वी में और चौथा है 144 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत जो कि 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम ने, दूसरा घटोत्कच ने, तीसरा समुद्रगुप्त ने और चौथा श्रीगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी करने की उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है? जो उनके दरबारी कवि थे। पहला है हरिसेन, दूसरा नागसेन, तीसरा कालिदास और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। तो जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली है इलाहाबाद से, उसके रचयिता हरिसेन है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला है समुद्रगुप्त को, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय को, तीसरा स्कंदगुप्त को और चौथा कुमारगुप्त को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? पहला है डॉक्टर R.C. मजूमदार, दूसरा डॉक्टर B.A. स्मिथ,
तीसरा डॉक्टर H.C. राय चौधरी और चौथा डॉक्टर K.P. जायसवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त एक कुशल संगीतज्ञ भी था। यह बीड़ा बजाने में प्रिय था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? पहला है कनिष्क, दूसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तीसरा अशोक और चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? पहला ऑप्शन है शकों के उन्मूलन के बाद, दूसरा अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, तीसरा है अपने विवाह के बाद और चौथा है उपर्युक्त सभी के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो अभी मैंने बताया किसने उपाधि धारण की थी, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया था? तो इसमें पहला है नाग वंश, दूसरा वाकाटक वंश, तीसरा कदम वंश और चौथा लिच्छवी वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिच्छवी राजवंश से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। इसके अलावा नाग वंश, वाकाटक वंश और कदम वंश से इन्होंने अपना विवाह किया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? पहला है पल्लव, दूसरा सातवाहन, तीसरा वाकाटक और चौथा कदम्ब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजवंश के राजा के साथ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध जो है यह मेहरौली स्तंभ लेख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। पहला है अमर सिंह, दूसरा बेताल भट्ट, तीसरा छपड़क और चौथा नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे तो उसमें ये शामिल नागार्जुन शामिल नहीं थे। इसके अलावा कौन कौन शामिल थे? इसमें थे कालिदास, धनवंतरी, वराह मिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और बर्रिच, ये शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कुमार देवी किस शासक की पत्नी थी? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है रायगुप्त और चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? तो सम्राट कुमार गुप्त की प्रथम माता का नाम बताना है। पहला है कुबेर नागा, दूसरा ध्रुव देवी, तीसरा कुमार देवी और चौथा अनंत देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव देवी। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता का नाम ध्रुव देवी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं? पहला है कनिष्क, दूसरा होबिस्क, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक थे। तो सबसे अधिक क्यों थे? क्योंकि इसमें मिलावट ज़्यादा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? पहला है मथुरा, दूसरा भीतरी, तीसरा जूनागढ़ और चौथा सांची। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीतरी स्तंभ लेख। तो स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का जो उल्लेख है वह भीतरी अभिलेख में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? पहला है गुप्त, दूसरा मौर्य, तीसरा पलाश और चौथा सेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हूणों ने गुप्तों के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 1 में उल्लिखित नरेशों को सूची 2 में दिए गए नामों से सम्मिलित कीजिए और अधोलिखित कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। तो आइए मिलान करते हैं इसमें। पहला है कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम यह आपका किस में आएगा? यह हो जाएगा आपका महादेवी अनंत देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय यह हो जाएगा महादेवी कुबेर नागा। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह हो जाएगा महादेवी कुमार देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों ने कौन सा बिरुद धारण नहीं किया था? पहला है परमेश्वर, दूसरा धर्म प्रवर्तक, तीसरा परम भट्टारक और चौथा महाराजाधिराज। तो 33 का जो सही उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म प्रवर्तक। गुप्त शासकों ने इसमें धर्म प्रवर्तक का पद बिरुद धारण नहीं किया था और अन्य जैसे महाराजाधिराज हुआ, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला है, किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? पहला है नचना कुठार, दूसरा खजुराहो, तीसरा एरण और चौथा ओसिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नचना कुठार। नचना कुठार में सबसे पहले रामायण के दृश्य
मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वह कौन सा केंद्र था? पहला है मथुरा, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा त्रिपुरी और चौथा उदयगिरी। तो इसका 36 का जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? पहला है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, तीसरा बाणभट्ट की कादम्बरी और चौथा कल्हड़ की राज तरंगिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट की कादम्बरी। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है जो इसमें गुप्त शासकों के विषय में जानकारी नहीं प्रदान करता है। इसके अलावा जो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है और कल्हड़ की राज तरंगिणी है, इन सबसे गुप्त शासकों के विषय में कुछ न कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला है एरण से, दूसरा जूनागढ़ से, तीसरा मंदसौर से और चौथा सांची से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरण अभिलेख से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? पहला है नारद स्मृति, दूसरा पराशर स्मृति, तीसरा याज्ञवल्क्य स्मृति और चौथा मनु स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक जात के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो अभी मैंने बताया कि किसमें मिलता है, किस स्मृति में मिलता है, तो ओसनम स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? पहला है मौर्य युग, दूसरा कुषाण युग, तीसरा गुप्त युग और चौथा सातवाहन युग। तो जो क्लासिकल युग कहा जाता है वह आपका कहा जाता है गुप्त युग को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? पहला है वाणिज्य एवं व्यवसाय में प्रगति के कारण, दूसरा कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण, तीसरा है तकनीकी प्रगति के कारण और चौथा सार्वभौम सत्ता के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण ही गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थीं? पहला है 10, 11, 12, 13, दूसरा है 12, 13, 14, 15, तीसरा 2, 8, 10, 11 और चौथा 16 एवं 17। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका 16 एवं 17 गुफाएं जो अजंता में बनी हुई हैं वह गुप्त काल की बनी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो जो अजंता की गुफाएं बनी हुई हैं वह किस काल की हैं? पहला है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथा है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व।
में अजंता के प्राचीनतम चित्र का समय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। तो आपको मरणासन राजकुमारी का दृश्य बताना है किस गुफा में है, कौन सी गुफा संख्या। पहला है गुफा संख्या 1, दूसरा है गुफा संख्या 9, तीसरा गुफा संख्या 10 और चौथा गुफा संख्या 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। तो अजंता का जो प्राचीनतम चित्र का काल है कब का है। पहला है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा 2री शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा 3री शताब्दी ईसा पूर्व और चौथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप स्थित है। तो इसमें आपको बताना है धमेक स्तूप स्थित है कहाँ पर। पहला है सांची में, दूसरा भरौत में, तीसरा सारनाथ में और चौथा झांसी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है जो कि वाराणसी में पड़ता है। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। पहला है विशाखदत्त, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा कालिदास और चौथा भास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता हैं। पहला है शूद्रक, दूसरा कालिदास, तीसरा भारवी और चौथा विशाखदत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। पहला है ऐतरेय, दूसरा कवश एलूथ, तीसरा महावीर स्वामी और चौथा कपिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपिल। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वह कपिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा वराहमिहिर, तीसरा ब्रह्मगुप्त और चौथा सुश्रुत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 1। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है एवं वो अपनी धुरी पर घूम रही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं अभी कुछ पॉइंट हैं, कुछ मेल जैसे आपको बता दे रहे हैं। ऐहोल जो प्रस्तर लेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ का शिलालेख या रुद्रदामन प्रथम का है। नासिक गुहा लेख या उषावदत्त का है। भीतरी स्तंभ लेख या स्कंदगुप्त का है। और कुछ पॉइंट जैसे महाभाष्य, तो पतंजल के जो लेखक हैं वह कौन है, वह महाभाष्य हैं। कुमार संभव जो है यह कालिदास ने लिखा है। अष्टाध्यायी यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र यह चाणक्य ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मृच्छमटकम किसने लिखा था। तो जो मृच्छमटकम की रचना हुई है किसने की है। पहला है भास, दूसरा शूद्रक, तीसरा कालिदास और चौथा पतंजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटकम जो लिखा गया था या शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। तो आपको बताना है गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। पहला है राज्य या प्रांत, दूसरा मंडल, तीसरा जिला और चौथा परगना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में भुक्ति राज्य या प्रांत थी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। पहला है मनुस्मृति में,
दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति में, तीसरा नारद स्मृति में और चौथा पतंजल के महाभाष्य में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नारद स्मृति में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। जैसे किसी पत्नी का पति या किसी पत्नी का पति मर जाता था तो वह पुनर्विवाह यानी अपना दूसरा विवाह कर सकता था। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क थे। तो अपरार्क कौन थे या किसके? पहला है चालुक्य राजा थे, दूसरा परमार राजा थे, तीसरा शिलाहार राजा थे और चौथा वाकाटक राजा थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक शिलाहार राजा थे। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? पहला है चक्रपालित, दूसरा तुषास्क, तीसरा पर्णदत्त और चौथा सर्वनाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्णदत्त। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का जो गोप्ता था वह पर्णदत्त था। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा विशाखदत्त और चौथा कालिदास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? पहला है सामंतवाद एवं भूमिदान, दूसरा आर्थिक सुदृढ़ता, तीसरा ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि, तीसरा शूद्रों को व्यापार का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद एवं भूमिदान गुप्तोत्तर काल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक में परिवर्तन था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था। तो कौन सा वह पदाधिकारी था जो भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखता था? पहला है कर्णिक, दूसरा ध्रुवाधिकरण, तीसरा सौल्किक और चौथा समाहर्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्णिक या भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला पदाधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? पहला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा समुद्रगुप्त पराक्रमांका, तीसरा स्कंदगुप्त विक्रमादित्य और चौथा कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा था? पहला है विशाखदत्त, दूसरा शूद्रक, तीसरा विष्णु शर्मा और चौथा जयदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? पहला है बाणभट्ट, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा विशाखदत्त और चौथा कात्यायन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट थे, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? पहला है सारनाथ, दूसरा अमरावती, तीसरा एलोरा और चौथा सांची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के शासनकाल में सारनाथ एक प्रमुख कला का स्थान केंद्र था। चलिए अगला प्रश्न है,
बृहत संहिता की रचना किसने की थी? पहला है कालिदास, दूसरा कल्लड़, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर है बृहत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? पहला है विष्णुगुप्त, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा विशाखदत्त और चौथा भारवी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा पौराणिक धर्म और चौथा यवनों का धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक धर्म। गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? पहला है प्रवरसेन प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा सर्वतात और चौथा पुष्यमित्र शुंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवरसेन प्रथम। अगला क्वेश्चन है कौन गुप्त शासक नहीं था? पहला है रामगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा देवगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवगुप्त। देवगुप्त जो है यह गुप्त शासक नहीं था। इसके अलावा रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ये सब गुप्त शासक थे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? पहला है कन्नौज, दूसरा थानेश्वर, तीसरा प्रयाग और चौथा वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। तो गुप्त काल में जो हर्षवर्धन के समय जो शासनकाल का प्रमुख केंद्र था वह कन्नौज था। अगला क्वेश्चन है हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? पहला है विक्रमशिला, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मगध और चौथा नालंदा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, तो कहाँ वह हर 5 वर्ष पर मेले का आयोजन करता था? पहला है थानेश्वर, दूसरा कन्नौज, तीसरा प्रयाग और चौथा बनारस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग। प्रयाग में हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। अगला क्वेश्चन है हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? पहला है ह्वेन-सांग, दूसरा फाहियान, तीसरा अलबर्नी और चौथा मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग जो है यह हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन पराजित हुआ था, तो हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? पहला है शशांक से, दूसरा रामपाल से, तीसरा पुलकेशिन से और चौथा प्रवरसेन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन पुलकेशिन से पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? पहला है अश्व, दूसरा रथ, तीसरा गज और चौथा पैदल। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गज सेना का। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की सेना का उल्लेख गज सेना का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था तो वह कहाँ पर भेजा था? पहला है इराक, दूसरा ईरान, तीसरा श्रीलंका और चौथा चीन। तो इसका राइट आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय ने अपना जो दूत मंडल भेजा था वह ईरान भेजा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हर्ष ने इसमें एक रचना हर्ष के द्वारा नहीं की गई है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित। हर्षचरित किसकी है? यह बाणभट्ट की रचना है। इसके अलावा हर्ष ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, नागानंद नाटक का लेखक कौन है? तो नागानंद के जो लेखक हैं वह श्रीहर्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है यह राजशेखर की नहीं है, बल्कि यह किसकी है? यह विशाख दत्त की है। और रत्नावली हर्ष की यह सही है। मृच्छकटिकम या शूद्रक की है, देवी चंद्रगुप्तन विशाख दत्त की है। यानी यही आपका जो मुद्रा राक्षस है यह भी आपका विशाख दत्त का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? पहला है अतिश, दूसरा दीपांकर श्रीज्ञान, तीसरा रक्षित और चौथा शीलभद्र। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दीपांकर श्रीज्ञान ने चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर उनका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? पहला है शशांक, दूसरा पुष्यमित्र शुंग, तीसरा ईशान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक शशांक था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी थी तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या है? पहला है वातापी, दूसरा कन्नौज, तीसरा मान्यखेट और चौथा कांची। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो समाप्त होता हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा संगम कालीन दक्षिण भारत। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा था। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।